हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम फिर रीजनिंग के स्पेशल 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कि आप जानती हैं कि हमारी रीजनिंग की जो स्पेशल 15 क्वेश्चन की क्लासेस हैं वो लगातार जारी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। जैसा कि ये सवाल दिया गया है पहला, कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कामिनी ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति कामिनी से कैसे संबंधित है? पिता है, भाई है, मामा है या ममेरा भाई है? तो देखो, बनाते हैं सवाल को। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कामिनी ने कहा है। किसने कहा है? कामिनी ने। एक कामिनी है और इन्होंने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा है। एक व्यक्ति है, इनका नाम मान लीजिए कोई भी एक्स व्यक्ति है, इनकी ओर संकेत करते हुए कामिनी ने कहा है कि वह मेरी बहन का मतलब कामिनी की बहन के भाई, बहन के भाई का मतलब क्या होगा? वो खुद का भाई, के पिता, इसके पिता का मतलब कामिनी के पिता का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब कामिनी के पिता का एकमात्र पुत्र है कौन? वो व्यक्ति। तो बोला गया वह व्यक्ति कामिनी से किस प्रकार संबंधित है। जब ये कामिनी के पिता का एकमात्र पुत्र है तो इसका कौन लगेगा? इसका लगेगा भाई। कौन लगेगा? ये भाई। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें बी और सी। क्या आएगा? भाई इसका राइट आंसर है कि वो जो व्यक्ति है वो कामिनी का क्या लगेगा? भाई। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 है कि शब्द गवर्नमेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। 2 हैं, 3 से अधिक हैं, 1 है या 3 है। तो आपको बताना है कि शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो, इस तरह का सवाल आपको अगर कोई भी दिया जाए तो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में? पहले आप लिखेंगे, स्पेलिंग लिख लेंगे यहां पर GOVERNMENT। क्या लिखा? गवर्नमेंट। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप मान लीजिए जी से स्टार्ट करिए, तो GEFGHIJKLM कोई नहीं मिला। OPQR, अगर आप देखें तो O से लेके R के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 2। तो यहां भी कितने हैं? 2। OPQR, तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा देखेंगे OPQRSTUVW, कोई नहीं है, ठीक। अब V से देखेंगे VWXYZ, नहीं है। फिर EFGHIJKRSTUVW, इधर से तो लग रहा कोई नहीं है। फिर क्या है? अगर आप देखें GHIJKLMNO, यहां भी नहीं है। अगर यहां नहीं है तो आप इधर से देखो TUVWXYZABC, नहीं है। NOPQR, N से लेकर R तक, क्या मिला? N से लेकर R तक मिला, एक ये मिल गया, ठीक। फिर देखेंगे आगे NOPQRSTUV, नहीं है। फिर है MN, एक क्या मिल गया? MN, एक ये मिल गया, M के बाद N। फिर NOPQRSTUV, नहीं है। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं, GHIJKLM, एक ये मिला। क्या है? GHIJKLM, G से लेकर M तक कितने मिल गए? 4। 1 2 3 4। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है? 4 तो है नहीं, लेकिन क्या दिया? 3 से अधिक। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 से अधिक। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। उनमें समीर बाएं से 17वां तथा ज्योति के दाएं दूसरा है, जबकि उस पंक्ति में दाएं से 15वां है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 31 हैं, 24 हैं, 30 हैं या 29 हैं। बताना है आपको कि उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं।
देखो बच्चे जो बैठे हैं किधर मुंह करके बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके, और जब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो बोले हैं समीर बाएं से 17वां है। जो समीर का स्थान है वो कितना है 17। और बोला गया है तथा ज्योति के दाएं दूसरा है। इसका मतलब ज्योति के दाएं दूसरा है तो ज्योति इससे पहले होगी, यहां कौन होगी ज्योति, और ज्योति का स्थान कितना होगा, फिर ज्योति का स्थान होगा कितना 15, क्योंकि जब ये दूसरा है तो 2 स्थान पहले होगी तो ज्योति का स्थान कितना होगा 15। ठीक, जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। देखो बोला क्या, उनमें समीर बाएं से 17वां है तथा ज्योति के दाएं दूसरा है, जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो जो का मतलब है कि जो 15 स्थान दिया है, जो का इस्तेमाल करेंगे दूसरे वाले के लिए। तो 15वां है, यानी कि 15वां कौन है, 15वां कौन है। अगर आप मान लीजिए समीर का स्थान लेंगे, इसमें बोला नहीं गया ऐसा कुछ, यहाँ क्या बोला गया 15वां बोला गया है, और जब 15वां बोला गया है तो इसका मतलब समीर के लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्योति के लिए बोला जाता तो क्या बोलते 15वीं है, इसलिए इसका नाम क्या है समीर है, तो ये क्या 15वां है। अगर इसकी रैंक 15 है इधर से, ये किधर से दाएं से, अगर इसकी रैंक दाएं से 15 और बाएं से 17 है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर एक स्थान दोनों साइड से पता हो तो दोनों को जोड़ते हैं और एक माइनस कर देते हैं। तो 17 + 15 करेंगे, -1 करेंगे, 17 और 15 कितने हो गए 32, और 32 में से 1 जाएगा तो 31। राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 31। ये पंक्ति में जो छात्र हैं वो 31 हैं। आगे सवाल दिया है कि निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। 29 हैं, 30 हैं, 22 हैं या 24 हैं। देखो यहां दिया गया है कि वृत्त वाले कौन है, खिलाड़ी हैं, त्रिभुज वाले कौन है, डॉक्टर हैं, और जो आयत दिया है वो क्या है, कलाकारों को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जितने भी वृत्त के अंदर है वो खिलाड़ी कहलाएंगे, जितने भी त्रिभुज के अंदर है वो डॉक्टर के अंतर्गत आएंगे, जितने भी वर्ग आयत के अंदर है वो कलाकार के अंदर आएंगे। अब पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कितने कलाकार ऐसे हैं, कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो आपको कलाकारों की वो संख्या देखनी है जो ना तो खिलाड़ियों के अंतर्गत आती है और ना ही डॉक्टर के बीच। तो कलाकार का पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये किस में आ रहे हैं, कलाकार में। अब इन कलाकारों में 22 भी हैं, 3 भी हैं, 8 भी हैं और 30 भी हैं। तो आपको इसमें से ऐसी संख्या देखनी है जो सिर्फ कलाकार में आती हो, ना तो डॉक्टर में आए और ना ही खिलाड़ी हो। तो आप देख रहे हैं 30 संख्या जो है वो ना तो डॉक्टर में जा रही है और ना ही खिलाड़ियों में जा रही है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, कलाकार में। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 30। आगे सवाल दिया गया है कि अविनाश अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर है, 2 मीटर दूरी पर है या 12 मीटर दूरी पर है। तो बताना है आपको कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। अविनाश अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। कहीं को भी चला लीजिए, ये कार्यालय मान लीजिए और कैंटीन के लिए कितना चला है 12 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 मीटर, बाएं मुड़कर कितना चला 2 मीटर, तो बायां किधर मुड़ेगा ऊपर को, फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर से बायां मुड़ा और कितना चल गया 12 मीटर, क्योंकि जब ये वाली दूरी 12 है तो ये भी कितनी होगी 12। तो जब यहां से लेके यहां तक की दूरी है, अब वो यहां से यहां पहुंच गया और ये वाली दूरी कितनी है 2, तो ये भी तो 2 ही होगी, कितनी होगी 2 मीटर। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति यानी अविनाश जो है अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है 2 मीटर दूरी पर। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि वो जो व्यक्ति जो है वो अपने कार्यालय से 2 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, कथन दिया है, क्या भारत में बड़े शहरों में घरेलू वस्तुएं बेचने वाली सभी छोटी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। तर्क दिया है, नहीं, इन छोटी दुकानों को चलाने में सभी लोग बेकार हो जाएंगे।
को चलाने में लगे सभी लोग बेकार हो जाएंगे और उनके पास आजीविका के लिए कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। तर्क 2 दिया है, हाँ बड़े शहरों में, बड़े शॉपिंग मॉलों में लोग एक ही छत के नीचे अपनी सारी खरीदारी करना पसंद करते हैं, इसलिए इन छोटी दुकानों को टिके रहने के लिए ग्राहक नहीं मिलेंगे। बताइए, तर्क 1 प्रबल है, तर्क 2 प्रबल है, ना तो तर्क 1 और ना 2 प्रबल है, और चौथा दिया है तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल है। तो इसमें आपको तर्क लगाना है कि क्या छोटी दुकानों को सभी को बंद कर दिया जाए और सिर्फ देश के अंदर मॉल ही रहने दिए जाएं, कि मॉल में ही सब कुछ सामान मिलेगा और लोग मॉल से ही खरीदेंगे। यहां आपको अपने दिमाग के अनुसार तर्क लगाना है। तो देखिए, ये बोला गया है कि घरेलू वस्तुएं बेचने वाली सभी छोटी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। पहला कह रहे हैं नहीं, इन छोटी दुकानों को चलाने में लगे सभी लोग बेकार हो जाएंगे और उनके पास आजीविका के लिए कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर छोटी दुकानों को बंद कर दिया जाए तो उनके पास जो कमाई का जरिया था वो बंद हो जाएगा और आजीविका के लिए कोई साधन नहीं रहेगा। तो पहली बात कहीं ना कहीं क्या है, सही है। तर्क 1 क्या है, प्रबल है। दूसरा दिया है, हाँ बड़े शहरों में, बड़े शॉपिंग मॉलों में लोग एक ही छत के नीचे अपनी सारी खरीदारी करना पसंद करते हैं, इसलिए इन छोटी दुकानों को टिके रहने के लिए ग्राहक नहीं मिलेंगे। क्या ऐसा कहीं है कि अगर बड़े शहरों में जो शॉपिंग मॉल होते हैं तो क्या छोटी दुकानों पर बिक्री नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इसलिए दूसरा क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है कि छोटी दुकानों पर ग्राहक नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा, केवल एक तर्क प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना। ऑप्शन नंबर बी दिया है अपराधों को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 दिया है कानून व्यवस्था बनाना। और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो बताना है आपको कि पुलिस का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है। क्या सिर्फ समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना है, या अपराधों को नियंत्रित करना है, या कानून व्यवस्था बनाना है, या सारे के सारे काम पुलिस के महत्वपूर्ण कार्य हैं? तो आप दिमाग से सोच सकते हैं कि पुलिस का कार्य क्या है। समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना भी होता है, अपराधों को नियंत्रित करना भी होता है, कानून व्यवस्था बनाना भी होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी काम क्या है पुलिस के महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या अक्षर शब्द को चुनें। SUMO को लिखा गया PRJL, तो TAXI को क्या लिखा जाएगा? देखो, अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो S कितने पर आता है, 19, U 21 पर, M 13 पर, O 15 पर, P 16, R 18, J 10 और L 12। अगर आप इसमें अंतर करें तो 19 को लिखा है कितना, 16, तो -3 किए हैं। 21 को 18 लिखा है -3, -3, और 13 को 10 लिखा है तो -3, वहीं 15 को 12 लिखा है तो -3 किए हैं। तो वहीं टैक्सी को लिखेंगे TAXI, T कितने पर आता है, 20, 1 और 24, और I 9 पर। I कितने पर आएगा, 9 पर। अगर 9 पर आएगा तो अगर आप 20 में 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 17, और 1 में -3 करेंगे कितना मिलेगा, 24, और 24 में -3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 21, और 9 में -3 करेंगे तो 6। तो 17 पर क्या आएगा, Q, 24 पर क्या आएगा, X, और 21 पर क्या आएगा, U, और 6 पर क्या आएगा, F। तो राइट आंसर क्या आएगा, QXUF। ऐसा कोई ऑप्शन है, QXUF। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1, QXUF। मतलब -3 करना है, और जब -3 करेंगे तो 20 में से 3 जाएगा 17, 1 में माइनस करेंगे तो 24, और x में -3 करेंगे तो 21, और i में -3 करेंगे तो 6। आगे ये बोला गया है प्रकाश सीता से लंबा है, अमर कपिल से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि सीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। इनमें सबसे नाटक कौन है, बताना इसमें कि आपको इसमें सबसे नाटक कौन है।
देखिए करते हैं सवाल को। बोला गया प्रकाश सीता से लंबा है। अगर प्रकाश सीता से लंबा है तो प्रकाश इस तरह लिखेंगे और सीता यहां। अमर कपिल से लंबा है, अमर कपिल से लंबा है तो अमर कपिल से लंबा होगा इस तरह, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि सीता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो सीता है वो अमर से लंबी है और अमर लंबा है किससे? कपिल से। क्लियर? अमर प्रकाश सीता से लंबा है और अमर कपिल से लंबा है, लेकिन सीता जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब है कि सीता लंबी है किससे? अमर से। जब सीता अमर से लंबी है तो सीता और अमर के बीच में रिलेशन ये बनेगा और कपिल इधर आ जाएगा। ठीक, आगे लिखा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो प्रबोध प्रकाश से लंबा है तो इस तरह लिखेंगे। फिर बोला गया है कि इनमें सबसे नाटा या नाटी कौन है? नाटा का मतलब होता है छोटा, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? आप सामने देख रहे हैं कौन है सबसे लास्ट में? कपिल। तो राइट आंसर का आएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? प्रबोध। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है? 3 है, 4 है, 1 है या 2 है? ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 तो है लेकिन बाद में 9 नहीं है? तो सबसे पहले दो देख लेंगे, दो कहाँ है? एक तो दो ये है, एक ये है, एक ये है, ये और ये। अब इसमें आप ऐसे देख लो जिनके ठीक पहले 8 तो है लेकिन 9 नहीं है। देखो 8 है 9 नहीं है, बिल्कुल ठीक। 2 है लेकिन 2 के बाद में तो 2 के पहले 8 नहीं है, ये नहीं है। 2 के पहले 8 है, 9 है, ये भी नहीं है। 2 के पहले 8 है, नहीं। 2 के पहले 3 है, नहीं। 2 के पहले 8 है लेकिन 9 नहीं है, बिल्कुल ठीक। बस आपको यही देखना है कि दो ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले 8 तो है लेकिन 9 नहीं है। तो एक तो 2 ये है, 2 के पहले 8 है, यहाँ पर 9 नहीं है। 2 के पहले 8 है, 9 है, ये नहीं काउंट होगा। 2 के पहले 8 नहीं है, यहाँ 2 के पहले 8 है तो 9 नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2। ऐसे दो कितने हैं? वो 2 हैं। आगे सवाल दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। पेड़ का संबंध झाड़ी से है तो पहाड़ का संबंध किससे होगा? खनिज से होगा, श्रेणी से होगा, पत्थर से होगा या हिम से होगा? देखो पेड़ का संबंध किससे दिया? झाड़ी से। पेड़ का संबंध झाड़ी से। जब पेड़ से क्या होता है? झाड़ी, यानी पूरा का पूरा झुंड बनता है। तो वहीं पहाड़ से क्या बनेगा बताओ? खनिज बनेगा या श्रेणी बनेगी या पत्थर बनेगा या हिम बनेगा? ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? पत्थर लगा देंगे कि पहाड़ में क्या पत्थर पाया था। ऐसा नहीं है, पहाड़ से क्या बनती है? एक श्रेणी बनती है। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा आसानी से गलत हो जाते हैं, तो इन पर ज्यादा ध्यान देंगे। आगे सवाल दिया है 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ज्ञात कीजिए कि लाल रंग की पुरानी कार कौन सी है जिसमें जापानी इंजन लगा है। 3 कारें सी, बी और ई लाल रंग की हैं जबकि अन्य नीली अन्य नीली डी और एफ नए मॉडल में है जबकि शेष पुराने। ए, सी और डी में जापानी इंजन लगे हैं जबकि शेष में भारतीय इंजन लगे हैं। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पुरानी कार है लाल रंग की जिसमें जापानी इंजन लगा है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें जानकारी दी गई है और आपको उस जानकारी के आधार पर बताना है कि ऐसी कौन सी पुरानी लाल कार है जिस पर जापानी इंजन लगा है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। 3 कार हैं सी, बी और ई। कौन कौन सी? सी, बी और ई। इनका रंग कैसा है? इनका सबका रंग है लाल। कैसा है? लाल। जबकि अन्य नीली रंग की हैं। ठीक, तो डी और एफ नए मॉडल में है। डी और एफ ये कैसे हैं? नए मॉडल में। और इनका रंग कैसा हो गया? कह रहे हैं अन्य, जबकि क्या है? अन्य नीली कलर की हैं, तो इनका रंग कैसा हो गया? इनका रंग हो गया नीला। जब ये लाल कलर की है सी, बी और ई, तो अन्य नीले रंग की हैं, तो वो कौन है? डी और एफ। बोला क्या है? डी और एफ नए मॉडल की हैं जबकि शेष पुराने मॉडल की हैं। तो डी और एफ तो नए मॉडल की हैं, तो ये तीनों कारें कैसी हो गई? पुराने मॉडल की। ये कैसी हैं? ये पुराने मॉडल की हैं। ठीक, ए, सी और डी में जापानी इंजन लगा है।
ए, सी और डी में जापानी इंजन लगाए। अब ए, सी और डी में जब जापानी इंजन लगा है तो सी में कैसा है, जापानी इंजन है, ठीक। डी में कैसा है, जापानी इंजन है। और ए में कैसा है, ए में जापानी इंजन है, ठीक। ये तो दिया नहीं है अब तक, ए में कैसा, जापानी इंजन है। अब जो पूछा गया उस पर ध्यान देंगे। पूछा गया है कि उस आधार पर ज्ञात कीजिए कि लाल रंग की पुरानी कार कौन सी है जिसमें जापानी इंजन लगा है। तो लाल कलर तो इनका ही है, सी, बी और ई का, और ये तीनों ही कारें कैसी हैं, पुरानी। और जब तीनों कारें पुरानी है तो इसमें से देख लो कि सी में कैसा इंजन लगा, जापानी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, सी वो कार है जो लाल रंग की है और पुरानी है और जिसमें जापानी इंजन लगा है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल दिया है कि यदि P प्रदर्शित करता है भाग को, R प्रदर्शित करता है योग को, T प्रदर्शित करता है घटाना को और B प्रदर्शित करता है गुणा को, तो इस समीकरण में बताना है कि इस समीकरण का जो मान है वो कितना होगा। लिख लेते हैं 12 V 4 R 16 P 8 T 6। 12 V किसको प्रदर्शित करता है, V प्रदर्शित करता है गुणा को, तो 4 हो जाएगा। R प्रदर्शित करता है योग को, योग हो जाएगा 16। P प्रदर्शित करता है भाग को, भाग हो जाएगा 8। और T प्रदर्शित करता है घटाना यानी कि 6। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48 प्लस 2 माइनस 6, तो 48 और 2 कितने हो जाएंगे, 50 माइनस 6, और 50 माइनस 6 कितने होते हैं, 44। तो राइट आंसर है इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 44। तो जो इस समीकरण का जो मान होगा वो 44 होगा। नेक्स्ट सवाल दिया है कि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा या रविवार होगा। क्या दिया है, किसी महीने की 3 दिन बाद 4 तारीख, यानी 4 तारीख को जो दिन है, क्या दिन दिया है, 4 तारीख को दिन दिया है शनिवार, और बोला क्या है तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। पूछा गया कौन सी तारीख को, 27 तारीख को। तो ये 3 दिन दिया है ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल में घुमाने के लिए दिया गया है कि 3 दिन बाद, वही 3 दिन बाद हो, कोई सा भी दिन बाद हो, लेकिन 4 तारीख को दिन तो क्या दिया है, शनिवार। और जब 4 तारीख को शनिवार है तो 27 तारीख को आसानी से निकाल सकते हो। क्या करेंगे, 4 और 27 का अंतर कितना आएगा, 4 और 27 का अंतर कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 23। और जो 23 आया है आप इसे 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21, कितने मिल गए, 2। जो 2 दिन आए हैं बस आप 2 दिन शनिवार में ऐड कर दो, तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, और रविवार के बाद सोमवार। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। एक तो पैटर्न ये है कि आप सीधा अंतर करो, 7 से डिवाइड कर दो और उसमें 2 दिन जो शेष आए हैं वो आप ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 4 तारीख को क्या दिया है, 4 तारीख को दिन दिया है शनिवार, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है 27 तारीख को। पूछा कब है, 27 तारीख को। अगर 27 तारीख को आपको दिन निकालना है तो मैं बताऊं आपको कि महीने में या कोई से भी तिथि हो, हर 7 दिन बाद क्या वही दिन रिपीट होता है, यानी उसमें 7 दिन ऐड करो और वही दिन आपको प्राप्त होगा। तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 11। 11 को भी क्या होगा, शनिवार। फिर 11 में 7 दिन ऐड करेंगे तो 11 और 7 18। 18 को भी क्या होगा, शनिवार। और फिर 18 में 7 ऐड करें तो कितने मिल गए, 25। 25 को भी क्या होगा, शनिवार। और हमें निकालना किसको है, 27 को, तो 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 26 में क्या होगा, रविवार। 26 में क्या आएगा, रविवार, और 27 में सोमवार। इस तरह से भी आंसर क्या आएगा, सोमवार। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स और 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, तो इस सांकेतिक भाषा में सी का अर्थ क्या होगा। 7 है, 1 है, 9 है या 8 है। देखो 134 को क्या लिखा है, 134 को लिखा है गुड एंड टेस्टी। वहीं 478 को लिखा है सी
गुड पिक्चर्स। फिर 729 को लिखा है, 729 लिखा है, पिक्चर आर ब्यूटीफुल। पिक्चर आर ब्यूटीफुल। तो पूछा क्या गया सी का कोड। अगर सी का कोड आपको निकालना है तो आप देखेंगे सी कहां पर है, सी यहां पर है। अगर सी कहीं कॉमन है तो वो भी हो सकता था, लेकिन कॉमन तो कहीं है नहीं। लेकिन आप एक समीकरण, दो समीकरण और तीन समीकरण, 2 और 3 में देखेंगे तो ब्यूटीफुल क्या है, कॉमन है। तो ब्यूटीफुल कॉमन यहां पर है और यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन है 7। तो इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या मिल गया, 7। फिर यहां पर देखेंगे पहले और दूसरे में गुड, यहां पर क्या है गुड, और इसमें क्या कॉमन है 4। तो गुड का कोड क्या मिल गया 4। तो बचा क्या सी, तो सी का कोड क्या बच गया 8। तो इसका राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 8।